देखो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और उसके बाद हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के न्यूमेरिकल किए थे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, एंड उसकी प्रॉपर्टीज। देखो इसका नाम ही बता रहा है इक्वी। इक्वी मतलब इक्वल, और पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल, यानी इक्वल पोटेंशियल, यानी ऐसा सरफेस जहां पे पोटेंशियल क्या हो, इक्वल हो, उस पोटेंशियल को क्या बोलेंगे, सरफेस को क्या बोलेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये अगर सरफेस मान लो, तो ये पॉइंट लू या ये पॉइंट लू, ठीक है, कोई सा भी पॉइंट लू, यहाँ पे अगर पोटेंशियल सेम आए, इस पूरे सरफेस पे सेम आए, तो हम इसे क्या बोलेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। जैसे कि एक और तरीके से समझ सकते हैं, अगर सपोज कर लो ये है, तो यहाँ पे ये पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज से यहाँ इस डिस्टेंस पे, अगर ये स्फीयर वाला डिस्टेंस है, तो ये आर अगर हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, और यहाँ जो चार्ज रहेगा वो सेम रहेगा। तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट लोगे, इस पे कहीं भी पॉइंट लोगे, कोई भी पॉइंट लोगे, तो उस पे क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा, तो इस सरफेस को क्या बोलेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई सबको। अब इसकी प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो हमारी फर्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है तुम्हारा, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी अगर कोई एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्या है, अगर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो उस सरफेस पे, जैसे ये इक्विपोटेंशियल सरफेस में मान लेता हूँ, ये सरफेस क्या है, इक्विपोटेंशियल है, ठीक है, तो इस सरफेस पे किसी भी चार्ज को मूव करने के लिए कोई वर्क डन की जरूरत नहीं है। क्या है, कोई वर्क डन की जरूरत नहीं है, वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, क्योंकि हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, वर्क डन हमने अभी लास्ट क्लास में पढ़ा है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब यहाँ देखो, जो पोटेंशियल का अगर चेंज ही नहीं होगा, ये डेल्टा वी क्या है, V2 माइनस V1, अगर ये दोनों बराबर है, V2 क्या है, V1 के क्या है, इक्वल है, अगर V2 V1 के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो, और जीरो से जब Q को मल्टीप्लाई करोगे, जीरो को क्या करोगे, Q से मल्टीप्लाई करोगे, तो तुम्हारा वर्क डन क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो वर्क डन जो भी होता है एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे, वो हमेशा जीरो होता है। इसको ध्यान रखना, पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तुम्हें एक वर्ड मेंशन कर लेगा इक्वी पोटेंशियल, और तुम्हें चार्ज वगैरह सब कुछ दे रखा होगा, ठीक है, और फिर फाइनल पूछेगा वर्क डन बताओ क्या होगा। ठीक है, तो बच्चे इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे, बट यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, जीरो। अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टी, तो अभी हमने क्या किया, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोला, कि वर्क डन होता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे, वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, कोई भी अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो वर्क डन क्या होगा, जीरो। अब सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्वी पोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस से हमेशा क्या होगी, नॉर्मल होगी। ठीक है, ध्यान रखना, अगर तुम्हारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं अगर कोई पॉइंट चार्ज बनाऊं, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक पॉइंट चार्ज बना दिया, और इससे जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। तो अगर यहाँ पे मैं क्या निकालना चाहता हूँ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बताना चाहता हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के क्या होगा, हमेशा नॉर्मल होगा, इस सरफेस के क्या होगा, हमेशा नॉर्मल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस से क्या होता है, हमेशा नॉर्मल होता है। ठीक है, तो इसी पे एक तुम्हारा कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये बन सकता है, क्या बन सकता है, सपोज कर लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसा होगा। तो ध्यान दो, यहाँ पे इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। तो नॉर्मल कैसे बना सकते हो, नॉर्मल सरफेस कैसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, यानी यहाँ पे जो एंगल बनेगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 90 का बनेगा। यानी कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा, प्लेन बनेगा। तो यहाँ पे मैंने दो चीजें तुम्हें बता दी, एक पॉइंट चार्ज से बता दिया, पॉइंट चार्ज से इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा, स्फेरिकल बनेगा, एंड साथ में मैंने ये भी बता दिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो तुम्हारा आ, आ, जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा, प्लेन बनेगा, एक प्लेन शीट बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर टुगेदर इन रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑब्वियस है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, तो तुम्हारे इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होंगे, बहुत क्लोज क्लोज होंगे। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर है तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होगी, दूर दूर होंगे। ठीक है, तो ये चीज तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं वैसे। एंड साथ में यहाँ पे ये देख लो, एक रिलेशन भी देख लो, E इजल टू क्या होता है, माइनस डीवी बाय डी आर होता है। ठीक है, E किसके इक्वल होता है, माइनस डीवी बाय डी आर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, माइनस डीवी बाय
डी आर के इक्वल होता है। ये मैंने हालांकि तुम्हें एक बार पहले ही बता दिया है, ठीक है। और इसी चीज से मैंने तुम्हें डिराइव कराया था वी इज टू ई डी, यानी वेद, ठीक है। वी क्या है, पोटेंशियल है, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और डी क्या है, डिस्टेंस। यहाँ डिस्टेंस को आर से डिनोट किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रखा है, डिफरेंशिएट फॉर्म में दे रखा है, इस वजह से डीवी बोल रहा है, यानी चेंज बोल रहा है। तो देखो अभी तक हम क्या बात कर रहे थे, इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे, इक्विपोटेंशियल। तो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या पढ़ी, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। फिर हमने सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस से। इक्विपोटेंशियल सरफेस से क्या होता है, हमेशा नॉर्मल रहता है, हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। फिर हमने थर्ड पढ़ा कि जो ई होता है वो माइनस डीवी बाई डी आर के इक्वल होता है। क्या होता है, माइनस डीवी बाई डी आर के इक्वल होता है, यानी कि जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होंगे उतना ही इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, बहुत क्लोज क्लोज होगा, ठीक है। अब नाउ पढ़ते हैं इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। जैसे कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, वैसे दो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इन्होंने इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है, तो जहां इंटरसेक्शन होगा वहां पे क्या हो जाएगी, दो डायरेक्शन आ जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट अब क्या कर रहे हैं, हम शेप देख रहे हैं इक्विपोटेंशियल पॉइंट चार्ज से, ठीक है। इक्विपोटेंशियल क्या कर रहे हैं, पॉइंट चार्ज से देख रहे हैं। तो यहाँ देखो, ये तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि अगर हमारा क्या पास है, पॉइंट चार्ज है, हमारे पास पॉइंट चार्ज है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, स्फेरिकल बनेगा, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज है तो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, स्फेरिकल बनेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। पॉजिटिव है तो ऐसे बनेगी, और नेगेटिव होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, ऐसे अंदर आ रही होती है। अगर नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, ऐसे अंदर आ रही होती है। बट इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या रहता है, वैसा ही बनता, ठीक है। देखो अभी हम क्या बात कर रहे थे कि अगर एक कोई पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है तो उससे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, ठीक है, वो कैसा बनेगा, स्फेरिकल बनेगा, ठीक है। और साथ में हम यहाँ देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, ऐसे बाहर की तरफ जाएगी। और यहीं पे अगर ये पॉइंट पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव होता, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती, ऐसे अंदर की तरफ जा रही होती। बट इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या रहता, अभी भी स्फेरिकल ही रहता। अब नेक्स्ट बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल हो तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगी। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये पेपर में बहुत बार आया हुआ है सरफेस ड्रॉ करने के लिए, तो तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। तो यहाँ देखो हमने क्या मान लिया, एक पॉजिटिव मान लिया यहाँ, और यहाँ क्या मान लिया, नेगेटिव मान लिया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो जाएंगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी वो इस तरीके से जाएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या जाएंगी, ऐसे इस तरीके से जाएंगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से जा रही है। अब इन ये जो सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर सरफेस ड्रॉ कर दो। क्या करो, एक परपेंडिकुलर सरफेस ड्रॉ कर दो, तो वो परपेंडिकुलर सरफेस तुम्हें क्या देगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस देगा। तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे जो तुम्हें शेप बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। यहाँ पे क्या बनेगी, स्फेरिकली बनेगी, क्योंकि पॉइंट चार्ज है। बट यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि बट यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो इनके पास वाले में देखेंगे, जहां पे इनके जो इन दोनों के बीच का देखेंगे, तो यहाँ जो डिस्टेंस होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस का, और क्योंकि बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, ज्यादा है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। और बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, कम है। बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, कम है। तो बाहर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो ज्यादा होगा। बाहर जो डिस्टेंस तुम देख सकते हो, यहाँ यहाँ जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, ज्यादा है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, कम है। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तुम्हें देख रही होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव को क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है। पॉजिटिव से क्या कर रही है, नेगेटिव को क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ जब देखोगे, जो पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच में है, प्लस और माइनस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, ज्यादा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, ज्यादा है। और अगर हम बाहर की तरफ देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, कम है। तो जो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ होगा, जो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ होगा, ठीक है, वो कैसे ड्रॉ होगा,
जब अंदर की तरफ रहेंगे तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या रहेगा, पास पास ड्रॉ हो गया। यहाँ पे देख सकते हो पॉजिटिव या नेगेटिव की तरफ, तो अंदर की तरफ जब होना तो पास पास ड्रॉ हो रहे हैं, लेकिन जब बाहर की तरफ जा रहे हो तो वो डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी था इक्विपोटेंशियल सरफेस से, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो, ज्यादा हो तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या रहते हैं, पास पास रहते हैं। और जब तुम्हारी क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम हो तो इक्विपोटेंशियल क्या हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। तो इस केस में यही हुआ है। तो ये क्या है, डायग्राम है इक्विपोटेंशियल सरफेस का डाइपोल के लिए, और ये डायग्राम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत बार पूछा गया है पेपर में कि इलेक्ट्रिक डाइपोल से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगा, ये बनाओ। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, उसको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, समझ में आ गया ये सबको? ठीक है, इस डायग्राम को नॉर्मली याद करना है, अगर ज्यादा कुछ इसमें समझने वाला वैसे टास्क नहीं है। डायग्राम बस याद कर लो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल से कैसा है। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा थर्ड बन सकता है, यहाँ पे अभी हमने क्या देखा, डाइपोल में एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, बट यहाँ पे क्या होगा, दोनों पॉजिटिव होंगे। अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो फिर हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगा, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस देखो कैसे बनेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेंगे। दोनों को क्या करेंगे, एक दूसरे से क्या करेंगे, रिपेल करने की कोशिश करेंगे। तो इन दोनों के बीच में देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, कम होगी, और बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, ज्यादा होगी। डायग्राम में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, दोनों के बीच की तरफ, प्लस प्लस के बीच में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, कम है। ठीक है, तो देखो अभी हमने क्या देखा था, प्लस माइनस का केस देखा था, तो बट अब हम क्या देख रहे हैं, प्लस प्लस का। यानी कि अगर सिमिलर चार्जेस हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी। तो इन दोनों के बीच में अगर हम ड्रॉ करेंगे, इन दोनों के बीच में देखेंगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनके बीच में जो होंगे वो क्या होंगे, कम कम है। और बाहर की तरफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा ज्यादा है। तो इस बार जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा जो बाहर की तरफ है, वहां क्या होगा, बहुत क्लोज क्लोज बनेगा, और अंदर की तरफ इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, कम कम बनेगा, दूर दूर बनेगा। ठीक है, यहाँ पे अंदर की तरफ क्या बनेगा, दूर दूर बनेगा। ठीक है, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस किसके लिए, दो इक्वल पॉजिटिव चार्जेस हो तो उनके लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अ, अगर हमारा क्या हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, क्या हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो हमारी कैसे बनेगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे यूनिफॉर्म, तो इसका मैं तुम्हें आइडिया थोड़ा बहुत पहले दे चुका हूँ कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो क्या सरफेसेस कैसे बनेगी, रेक्टेंगुलर प्लेन बनेगी। ठीक है, तो ये सरफेस उसके लिए, तो ये सरफेस तुम्हें ड्रॉ करना आना चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या है, इक्विपोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, ध्यान दो, अभी तक जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ा है। ठीक है, या बोल सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा है। बट अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने जा रहे हैं, और ये दोनों बिल्कुल अलग क्वांटिटी है। ठीक है, वो क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस था जिसकी एसआई यूनिट क्या है, वोल्ट है। बट ये क्या है, एनर्जी है, उसकी एसआई यूनिट क्या होगी, जूल होगी। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये एक वर्क डन होता है किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर लोकेशन पे या एक पर्टिकुलर पोजीशन पे लाने के लिए जो भी वर्क डन करना होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। देखो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से बिल्कुल अलग है। ठीक है, इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल डिफरेंस था उसकी एसआई यूनिट क्या होती थी, वोल्ट होती थी। बट ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है तो उसकी यूनिट क्या होती है, जूल होती है। तो ये दोनों अलग है और दोनों की डेफिनेशन भी अलग है। वो क्या था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज था, बट ये क्या है, वर्क डन है। ठीक है, तो तो ये दोनों ध्यान रखना, दोनों में काफी डिफरेंस है, और दोनों को जब न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं तो भी काफी डिफरेंस होता है। ठीक है, बाकी जब न्यूमेरिकल करेंगे तो इसको और अच्छे से देखेंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर दो पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, दो पॉइंट चार्जेस रखे हो तो उनके बीच में कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली वर्क डन करना है। ठीक है, तो वर्क डन हम कैसे कर सकते हैं, वर्क डन हम कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी मल्टीप्लाई बाय चार्ज। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, के क्यू बाय आर। ठीक है, और तो ये क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब उसको हम चार से मल्टीप्लाई करेंगे तो Q2 भी आ जाएगा। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं दो चार्जेस के बीच में। ठीक है, दो पॉइंट चार्जेस है तो उनके बीच में, तो उनके बीच में पोटेंशियल क्या होता है, देखो इसकी डिफरेंस अगर डेरिवेशन करनी है तो बहुत आसान सी डेरिवेशन है।
डेरिवेशन क्या है, वर्क डन हमें बेसिकली निकालना है। तो वर्क डन कैसे निकाल सकते हैं, पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज। तो पोटेंशियल क्या होता है, के Q1 बाय में आर, ठीक है, जो भी दोनों के बीच का डिस्टेंस है उसको हमने क्या किया, एक दूसरे चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। और यही वर्क डन क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या होगा, स्टोर होगा। तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 बाय में आर। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास 3 पॉइंट चार्जेस हो, हमारे पास क्या हो, 3 पॉइंट चार्जेस हो, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए देखो, सबसे पहले हम पहला वाला चार्ज लाएंगे, सबसे पहले हम Q1 लाएंगे। तो अब सबसे पहले ये आया है, तो इसको लाने में हमें कोई भी वर्क डन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट जब Q2 यहाँ से आएगा, ध्यान दो, जब Q2 इन्फिनिटी से आएगा तो इसको इसके रिस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो इसके रिस्पेक्ट में वर्क डन करना पड़ेगा, तो वो वर्क डन क्या होगा, वो वर्क डन की वैल्यू होगी के Q1 Q2 बाय आर, जो भी उनके बीच का डिस्टेंस है 1 2 है तो 1 2 लिख देंगे, ठीक है। अब जब ये हो गया, अब जब तीसरा चार्ज आएगा तो तीसरे चार्ज को Q1 के रिस्पेक्ट में भी वर्क डन करना पड़ेगा और Q2 के रिस्पेक्ट में भी वर्क डन करना पड़ेगा। तो यानी इसको क्या करना पड़ेगा, 2 वर्क डन करना पड़ेगा। एक तो Q1 के रिस्पेक्ट में भी करना पड़ेगा, दूसरा क्या करना पड़ेगा, Q2 के रिस्पेक्ट में भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब वर्क डन इसके लिए निकालेंगे, W3 के लिए निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, के Q1 बाय में R13, और साथ में क्या लिखेंगे, के Q1 Q3, ठीक है, Q3 भी आएगा, अपन में क्या आ जाएगा, R23 आ जाएगा, ठीक है। और ये जो नेट वर्क डन होगा, इन ये वाला वर्क डन, ये वाला वर्क डन और ये वाले वर्क डन को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो पूरे सिस्टम का वर्क डन आ जाएगा। और पूरे जो सिस्टम का वर्क डन होगा, यही क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या होगा, स्टोर होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। ये जब न्यूमेरिकल करोगे तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, अभी मे भी तुम्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही हो। देखो, जब थर्ड वाला चार्ज आएगा ना, तो वो Q1 के रिस्पेक्ट में भी वर्क डन करेगा और Q2 के रिस्पेक्ट में भी वर्क डन करेगा। तो हमें वर्क डन 2 बार निकालना पड़ेगा, ठीक है। और लेकिन जब Q2 आया होगा तो उसको सिर्फ एक ही बार वर्क डन करना होगा। तो हमने क्या किया, सिर्फ उसके लिए जो Q2 के निकालेंगे, तो Q2 के लिए वर्क डन क्या होगा, एक ही बार होगा। तो जो हमारा फाइनल वर्क डन होगा, जो हमारा फाइनल वर्क डन होगा, वो फाइनल वर्क डन हम ये देख सकते हैं, के Q1 Q2 बाय में R12, Q1 Q2 Q3 अपन में R12 और Q2 Q3 अपन में R23, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। ऐसे ही अगर n सिस्टम हो तो हम क्या कर देंगे, सबके चार्जेस को हम क्या कर देंगे, प्रोडक्ट करेंगे और उसके बीच का डिस्टेंस को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और सबका समीशन कर देंगे, तो हमारा वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप तुम्हें वर्क डन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखो, हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट के बारे में पढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट के बारे में पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, एक चार्ज, एक कूलम चार्ज, ठीक है, तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन के को जब 1 वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट जब हम क्या देंगे, पोटेंशियल देंगे, तो जो जितना वो वर्क डन करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बोलेंगे। यानी एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी होती है, तो कितना, सॉरी, कितना चार्ज होता है, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुम्हारा किसके इक्वल हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल के इक्वल हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू क्या लिख देंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन, कि जब एक इलेक्ट्रॉन को एक पोटेंशियल वोल्ट का पोटेंशियल देंगे, ठीक है, तो जितना वो वर्क डन करेगा, ठीक है, उसे हम उस वर्क डन को क्या बोलेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुम्हारी बहुत जरूरत पड़ेगी जब तुम एटम और न्यूक्लियस चैप्टर पढ़ोगे, तो उसमें बहुत ज्यादा जरूरत, ठीक है। तो इसको अच्छे से देख लो एक बार।